हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लैब में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस, जो कि आपको पता है कि ईवीएस आपका सीटेट में 30 नंबर का आता है, जिसमें 15 नंबर आते हैं कंटेंट से और 15 नंबर की बात करें तो वो पेडागोजी आता है। तो मैं आपको दोनों मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा साथ साथ में, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और हम ये लगभग रेगुलर क्लास चलाएंगे 10 दिन में हम आपका हिंदी 10 दिन में हम आपका एक हिंदी सब्जेक्ट हो गया। और हिंदी के साथ में अगर हम बात करें ईवीएस, हिंदी और ईवीएस, ये दोनों सब्जेक्ट ख़त्म करेंगे, जो कि 60 नंबर हो जाते हैं आपके। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके 60 में से लगभग 55 नंबर आपके आएँ। तो रेगुलर आपको वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद में आपको एनालिसिस करना है अच्छे से। और हम वीडियो मतलब अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, प्रश्न पढ़ेंगे, उसका उत्तर देंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब इतना टाइम है नहीं कि हम हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन करके आपको बताएं। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि आपके दोस्त जो सीटेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक ये वीडियो आराम से पहुंच जाए, उन्हें भी कुछ हेल्प हो जाए। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी हिंदी का डाल दिया है, तो स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह क्या है? प्रश्न में सीधा बोला है कि साबुत मूंग यानी कि जो बिल्कुल सजी मूंग और चना हो, उसे अगर हम रात में पानी में डाल दें भिगोकर, तो 2-3 दिन बाद देखते हैं तो उसमें अंकुरित हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा भाग अंकुरित होता है? तना होता है? जी नहीं। पत्ती नहीं। फल नहीं। जड़ होती है जो अंकुरित हो जाती है। अब कह रहा है, मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? यानी कि मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन होता है ना, आयोडीन के हल्के घोल में उस चीज़ का परीक्षण किया जाता है, फिर ये देखा जाता है कि उसमें कौन सा रंग बनना है। तो उसमें जो रंग आता है वो आता है नीला और काला। अब हम बात करेंगे कि बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। मान लो ऐसा कौन सा विटामिन कमी हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, बेरी रोग हो जाता है, तो वो है विटामिन B1। कौन सा है? विटामिन B1। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ये पूछ रहा है, जो पटसन का रेशा होता है वो पटसन का जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो वो जो प्राप्त होता है वो होता है तने से। किससे होता है? तना से। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा इसमें ऑप्शन बताओ जो जड़ नहीं है। मूली क्या है? मूली जड़ है। शकरकंदी जड़ है। टेपियोका जड़ है। अगर गाजर आ जाए तो गाजर भी एक जड़ है। गाजर के साथ में शलजम आ जाए तो शलजम क्या है? जड़ है। समझे? ये सब क्या है? जड़ है। लेकिन आलू क्या है? आलू एक तना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आलू। आलू क्या है? तना। 66 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? तो वो है अमरवेल। अमरवेल क्या है? एक परजीवी पौधा है। निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? निम्न में से किस पौधे के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? तो आम के बीज। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं। कमेंट करके बताओ जल्दी, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? बीज पत्ती। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर वीडियो यहाँ तक आप पहुँच गए हो, ताकि आपको और भी वीडियो आए तो आपको मिलती रहें और आप भी सीटेट में अच्छा स्कोर कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियाँ नहीं होती हैं?
निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती हैं? तो जो नहीं होती हैं वो है तुलसी का पेड़। इन सभी में नाइट्रोजन की जो जड़ें होती हैं इनमें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन की जो बैक्टीरिया इन सभी में पाई जाती हैं, लेकिन तुलसी में नहीं पाया जाता है। पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है। पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम है शिराविन्यास। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? बताओ, कमेंट करके बताओ कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेचुरल गैस क्या है? प्राकृतिक गैस। वो सॉरी, ये नहीं है, ये जीवाश्म पूछ रहा है। जीवाश्म ईंधन नहीं है तो वो लकड़ी है। क्या है? लकड़ी। ये सब जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लकड़ी। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? ये कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जीवाश्म ईंधन। ये क्या है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है जीवाश्म ईंधन। पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते हैं। तो जल की जो क्षति होती है वो कैसे कहते हैं हम? बाष्पोत्सर्जन। पौधों के जो ऊपरी भाग होता है ना, भागों से वाष्प के रूप में, ऊपर की भाग क्या होता है? पत्तियां होती हैं। तो वहाँ से क्या होता है? जल का ऊष्मा द्वारा अवशोषण किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? बाष्पोत्सर्जन। हिमालय में एप्पल एक औषधीय पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे किस समूह में रखें? तो इसे हम रख सकते हैं स्थानिक। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? तो हमारे सौरमंडल में यहाँ ऑप्शन मतलब इस तरीके से दे रखे हैं, लेकिन इसके ऑप्शन दो सही हैं। एक हो जाएगा मंगल और एक हो जाएगा शनि। तो जो पृथ्वी से छोटे एक होता है मंगल और दूसरा क्या है? शनि। तो ऑप्शन ए और डी, ये हो जाएगा ऑप्शन। अब यहाँ से स्टार्ट होती है पैडागोजी। यहाँ से 76 नंबर से शुरू होती है पैडागोजी। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? तो इसमें आपको बताना है लिंग संबंधी विषयों की तथा हास्यकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। बी ऑप्शन है बच्चों के कंठस्थ करने की कला का विकास करना है। और समालोचना करना बच्चे की, ये तो आपको कंठस्थ तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के सीखने में वर्णन के महत्व पर जोर देना। वर्णन के महत्व पर बिल्कुल भी जोर तो देना ही नहीं है आपको। और चौथा ऑप्शन है वातावरण संबंधी प्रमुख मुद्दों को पहचान व प्रत्याहार करना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर ईवीएस उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला। ईवीएस में एक शिक्षक निम्न में से किसके अंतर्गत स्वच्छता का अभियान चला सकता है? अगर मान लो वो कोई टीचर है, वो ये कहे हम बच्चों को स्वच्छता का अभियान के बारे में बताए, तो किसके माध्यम से बता सकता है? परियोजना कार्य। आप बच्चों के सामने परियोजना कर मतलब जैसे स्कूल में कचरा होता है उसे आप साफ करके बच्चों को बताओगे, इसे डस्टबिन में डालो। तो एक प्रोजेक्ट के माध्यम से, एक परियोजना के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं। एनसीईआरटी की ईवीएस के अध्याय 15 कक्षा 5 में उसी से गर्म नामक डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा रचित एक कहानी का प्रयोग किया गया है। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल चक्र के प्रत्यय का नहीं, संघनन प्रक्रिया का नहीं, छात्रों की रुचियाँ नहीं, प्राथमिक स्तर पर सांस लेने और सांस छोड़ने की समझ। ये वाला हो जाएगा सी ऑप्शन।
ईवीएस की शिक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। रचनात्मक मूल्यांकन का संचालन करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रगति को संबोधित करना, विद्यार्थियों के विषयानुसार प्रगति का आकलन करना, विषयों के अनुसार नहीं। विद्यार्थियों का अंक एवं श्रेणी, ग्रेड तो देने नहीं है, ग्रेड मार्क श्रेणी। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में पदोन्नत करना, गलत। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला। ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करता है? पोर्टफोलियो का। कुछ लोग पोर्टफोलियो मार देंगे तुरंत देखते ही, क्योंकि वो उन्हें समझ में आएगा कि डायरी है शिक्षक के पास, तो डायरी में सब चीज़ नोट करता है। बट पोर्टफोलियो यहाँ पर गलत हो जाएगा। रेटिंग स्केल बिल्कुल गलत है। जांच सूची, चेकलिस्ट नहीं। दृष्टांत वर्णन उपकरण, यानी कि ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। क्या करता है? अवलोकन। तो अवलोकन करेगा तो देखी तो करेगा, यहाँ दृष्टांत लिखा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही है। ईवीएस के आकलन का सूचक होता है, निम्न में से कौन सा ईवीएस के आकलन का सूचक होता है? तो कौन सा इसका सूचक होता है? तो जो आंसर इसका हो जाएगा ए और बी। अवलोकन सहयोग, यानी कि अगर हम किसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसके माध्यम से हम ये चीज़ देख सकते हैं कि बालक क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। और दूसरा सहयोग, जब वो कोई कार्य कर रहा है और कार्य हम फिर जाएंगे उसका सहयोग करेंगे, या किसी अन्य साथी से कहेंगे इसको ऐसा बताओ, तो दोनों अवलोकन किया, फिर उसके बाद क्या किया? सहयोग किया। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब है ए और बी दोनों सही हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो कौन अनुमोदित करता है? आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इस तरीके से दिए गए हैं। तो इसमें केवल ए तथा बी, या सी बी ए, केवल बी तथा सी, या डी सी तथा डी। इसमें आपको बताना कि कौन सा इसमें सही है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की एकीकृत प्रवृत्ति को निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो आपको इसमें से बताना है कौन अनुमोदित करता है। अगर हम बात करें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा एवं मुद्दों का एकीकरण, सही है। बालक जो मतलब पर्यावरण जब पढ़ता है प्राथमिक स्तर पर, तो उसमें पर्यावरण एक एकीकृत विषय है जिसके अंदर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण तीनों शामिल होते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? बी ऑप्शन, बच्चा अपने पर्यावरण को एक संपूर्ण रूप में देखता है। बिल्कुल सही बात है। बच्चा अपने पर्यावरण को क्या देखता है? पूरा संपूर्ण तरीके से देखता है। कोई ये नहीं, उसे पर्टिकुलर एक भाग को नहीं देखता, पूरा संपूर्ण भाग को देखता है उसके। और सी ऑप्शन क्या है? एक थीम पर आधारित है, ये भी सही है। ए और बी, यानी कि ए बी सी तीनों सही हैं। तो ए बी सी किस में मिल रहा है आपको? इसमें मिल रहा है बी ऑप्शन में, तो ये सही हो गया। निम्न में से ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा सही है? ईवीएस की शिक्षा के संबंध में कौन सा? पहला क्या है? अनुभव द्वारा सीखना, सही बात है। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षा, ये भी सही है। बालक होता है, पहले उसे हम मूर्त चीज़ दिखाएंगे, उसके बाद ही हम अमूर्त की तरफ ले जा सकते हैं। ज्ञात से पहले हम उसे ज्ञात कराएंगे ताकि उसके बाद अज्ञात की तरफ ले जाएंगे, ये भी सही है। चौथा है ईवीएस एक प्रासंगिक स्वरूप है, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या है? ए बी सी डी, यानी कि ये वाला सही है। ए बी सी डी चार ऑप्शन सही हैं। निम्न में से ईवीएस के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है? कार्य एवं खेलकूद, ये नहीं है। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यही वाला है। निम्न में से ईवीएस पाठ्यक्रम का थीम क्या है? चीज़ें जो हम बनाते हैं, करते हैं। एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में सुनीता आधारित है। सुनीता आधारित है, इसमें ये पूछ रहा है जो चैप्टर दिया गया है वो मतलब रियल है या मतलब उसे किसी की कहानी को ऐसी कहानी बना दी गई है। तो रोज़मर्रा की चुनौतियाँ नहीं, असल जीवन की घटनाएं, ये भी नहीं है। वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव, ये बात सही है। एक्सपीरियंस के बेस पे ये चीज़ बताई गई आपको, जो चैप्टर में बताएगी
उसका अनुभव लिया गया उसके माध्यम से, ये बताइए ऑप्शन सी। खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के निम्न में से कौन सा संसाधन सुझाव उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है? परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति से साझा करना। तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा कि आप मतलब अगर आपने कोई खाद्य पदार्थ है जो घर में है, अगर वो मतलब खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा व्यय को संबोधित करने के निम्न में से कौन सा संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? तो आपका पहला ही हो जाएगा, परिवार के अनुभवों एवं पारस्परिक क्रियाओं को खाद्य परीक्षण से संबंधित व्यक्ति को साझा करना। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 81 क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि 90 क्वेश्चन होने चाहिए थे, यानी कि 9 क्वेश्चन कम है इसमें। PDF सही नहीं बनी, इसका मतलब है। तो आपको इतने क्वेश्चन बताओ कि कैसे आपको अगर पसंद आई हो वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट करने के साथ साथ में आपको ये भी बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ या नहीं आऊँ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ गुड लक।